द वॉकिंग डेड में अब तक आप सब लोग ये देख चुके हो कि ऑफिसर रिक ग्राइम को शूट आउट के दौरान गोली लग जाती है, जिसके कारण वो 15 दिन कोमा में रहा। हॉस्पिटल में जब उसकी आंख खुली तो दुनिया पहले जैसी नहीं थी जैसे वो छोड़ के गया था। वो बाहर निकलता है तो उसे लाशों और फिर से मुर्दा जिंदा हो चुके इंसानों के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई देता। जब वो अपने घर आया तो वहाँ पर ना तो उसकी बीवी थी और ना तो उसका बेटा। उसे ढूंढने के लिए वो गलियों में यहाँ वहाँ निकल जाता है। पहले तो मॉर्गन और उसके बेटे विल ने उसका साथ दिया, लेकिन बाद में वो दोनों अलग हो गए। कुछ ही देर बाद रिक की गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो जाता है, इसलिए रिक ने अपनी गाड़ी वहीं पर छोड़ी और एक घोड़े की मदद से फिलाडेल्फिया शहर के अंदर चला गया। वहाँ जाते ही उसकी नजर एक बहुत बड़े ज़ॉम्बीज़ के झुंड पर पड़ती है। यहाँ ज़ॉम्बीज़ को वॉकर कहा गया है। वॉकर्स को देखते ही रिक का घोड़ा डर के मारे हड़बड़ी में आ जाता है। रिक ने अपने घोड़े को पूरी तेजी से भगाना शुरू कर दिया, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि रिक वॉकर से चारों तरफ से घिर चुका था। इसलिए रिक ने अपनी गन्स वहीं पर छोड़ी, घोड़े को वहीं पर छोड़ा और अपनी जान बचाकर भागने लगा। वॉकर्स ने पलक झपकते ही रिक के घोड़े को चीर फाड़ करके खाना शुरू कर दिया, मगर खुशकिस्मती से रिक वॉकर से बचता हुआ टैंक के अंदर आ जाता है। वहाँ पर मौजूद सोल्जर को जान से मारने के बाद रिक किसी तरह अपने आप को संभालता है। यहाँ फिलाडेल्फिया शहर में आने से पहले जब वो गाड़ी के अंदर था तब उसने रेडियो के जरिए बाहर अपना सिग्नल भेजने की कोशिश की, जो सिग्नल और के नहीं बल्कि उसी ग्रुप के अंदर टूटे हुए रेडियो में चलता है, जिस ग्रुप में शेन यानी रिक का दोस्त, रिक की बीवी और रिक का बेटा था। और सबसे घटिया और दिमाग खराब कर देने वाली बात तो ये थी कि रिक की बीवी अपने हस्बैंड के ही जिगरी दोस्त के साथ रंगरलियां मना रही है। तभी हम उसी ग्रुप का सीन देखते हैं जो पहाड़ों पर मौजूद था। जब सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे तो लोरी सबको एक झूठ बोलकर मशरूम इकट्ठा करने के बहाने से जंगल के बीचों बीच आ गई। दरअसल वो वहाँ पर किसी और को नहीं बल्कि शेन को ही मिलने आई होती है। बस फिर क्या था, वो दोनों यहाँ भी अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड करते हैं। तभी सीन कट हुआ और हम देखते हैं ऑफिसर रिक ग्राइम को, जिसके टैंक के इर्द गिर्द बस वॉकर्स ही थे और वॉकर्स ने उसके घोड़े को कच्चा चबा लिया था। अब डरा सहमा हुआ रिक ये बात सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ से निकले तो निकले कैसे, क्योंकि उसे अपने बीवी और अपने बच्चे को भी तो बचाना है। लेकिन तभी टैंक के अंदर मौजूद जो रेडियो होता है वहाँ पर किसी के बोलने की आवाज आई। रिक ने उससे उसका नाम पूछा तो वो अपना नाम ग्लेन बताता है। ग्लेन ने कहा, हमने तुम्हें टैंक के अंदर छुपते हुए देख लिया था। हम टैंक के पास एक बिल्डिंग पर डेरा लगाए बैठे हैं, तो हमारी बात ध्यान से सुनो। अगर तो तुम बचना चाहते हो तो जल्दी से टैंक के अंदर जो भी असला बारूद है उसे इकट्ठा करो और इकट्ठा करने के बाद मुझे फिर से रिपोर्ट करना। रिक ने देखा कि टैंक के अंदर एक शवल है, सोल्जर की एक गन जिसमें 6 बुलेट्स थी, सोल्जर के पास एक हैंड ग्रेनेड और रिक की अपनी एक गन थी। सब कुछ इकट्ठा करने के बाद रिक एक मर्तबा फिर से ग्लेन से बात करता है। ग्लेन ने कहा, अब मेरी बात गौर से सुनो, चुपचाप ऊपर निकलो और अपने रास्ते में जो भी वॉकर आए उसे मारते जाना और जल्दी से तुम जहाँ से आए थे वहीं को भागने लगो। ऐसा करने से मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। रिक बिल्कुल वैसा ही करता है और एक मोड़ पर ग्लेन रिक के पास आ जाता है। वो दोनों तुरंत ही ग्लेन का पीछा करते करते सीढ़ियों से होकर बिल्डिंग की छत पर चले जाते हैं। रिक ने ग्लेन का शुक्रिया अदा किया, लेकिन ग्लेन कहता है अभी हमारा खतरा टला नहीं है। वो जैसे ही रूफ टॉप से होते हुए बिल्डिंग के नीचे आए तो वहाँ पर पहले से ही 2 ज़ॉम्बीज़ मौजूद थे, मगर रिक ने देखा कि 2 हट्टे कट्टे लोग बिल्डिंग में से निकलकर उन वॉकर्स को जान से मार डालते हैं, जिससे रिक और ग्लेन की जान बच गई। जैसे ही रिक बिल्डिंग के अंदर आया तो एंड्रिया नाम की एक औरत ने उस पर गन तान दी। एंड्रिया ने कहा, इस खोचू के लिए हम अपने पूरे ग्रुप की जान को खतरे में डाल रहे थे। मगर एंड्रिया के पीछे खड़ा हुआ मोरेलिस एंड्रिया को शांत हो जाने का कहता है, लेकिन एंड्रिया बेचारी रोने लगती है। एंड्रिया ने कहा, हम पिछले 3 दिनों से यहाँ पर फंसे हुए हैं, हमारी उम्मीद से ज्यादा यहाँ पर वॉकर्स हैं और हमें नहीं पता कि हम एक मर्तबा फिर से अपने ग्रुप के साथ जाकर मिल भी पाएंगे या नहीं। जिसके जवाब में रिक कहता है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर ज्यादा वॉकर्स हैं, हम छोटी छोटी तंग गलियों से होते हुए जहाँ तुम जाना चाहते हो वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन तभी मोरेलिस उसे पकड़कर ठीक वहीं पर ले आया जहाँ पर भारी संख्या में वो वॉकर्स बिल्डिंग के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने शीशे को लगभग तोड़ ही दिया था, इसलिए डर के मारे वो सब लोग एक सेफ जगह पर चले जाते हैं। तभी हमारी नजर पड़ती है बिल्डिंग के ऊपर मौजूद मर्ल नाम के एक आदमी पर। मर्ल डिक्सन एक प्रोफेशनल शूटर था और वो चाहता था कि ये सब लोग उसे अपना लीडर चुन ले। जब सारे लोग ऊपर आते हैं तो टी डॉग नाम का एक आदमी मर्ल को बोलता है, तुम्हारी इस घटिया हरकत की वजह से काफी ज्यादा वॉकर्स हमारी बिल्डिंग को घेर चुके हैं। लेकिन मर्ल टी डॉग की बात से गुस्सा हो गया और उसे कहने लगा, अबे खोचू, ना तो तुझे ड्राइविंग करने आती है, ना तुझमें मर्दानगी है और ऊपर से तू काला भी है। मुझे एक वजह दे कि तुझे मैं जान से ना मारूं। लेकिन टी डॉग भी अब गुस्से में आ गया, जिसके चलते मर्ल ने बेचारे टी डॉग को मार कर नीचे गिरा दिया। सारे ग्रुप वाले मर्ल को ऐसा करने से रोकते हैं, लेकिन तभी हड़बड़ी में मर्ल ने रिक को भी घूंसा जड़ दिया और अब मर्ल बेचारे टी डॉग को बहुत ज्यादा घूंसे जड़ देता है। रिक को ये देख काफी गुस्सा आया, इसलिए वो मर्ल के मुंह पर एक जोरदार
जोरदार गन को जड़ देता है। वक्त रहते रिक ने अपनी हथकड़ी से मर्ल को एक पाइप के साथ बांध दिया और उसे बोलने लगा, देख अगर तूने कोई भी शाड़पत्ती की तो मैं ये चाबी नीचे फेंक दूंगा और तू यहीं बंधा रह जाएगा। मर्ल अपनी बेइज्जती देखकर आग बगोला हो जाता है, लेकिन रिक ने कहा, यहाँ पे बॉस सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। रिक अपनी गन से मर्ल को डराता है और कहता है, तू मुझे नहीं जानता, मैं अपनी बीवी और एक बच्चे को ढूंढ रहा हूँ और मैं उन्हें ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये सब कुछ बाकी के ग्रुप वाले भी देख रहे थे और अब उनके दिल में रिक की इज्जत जरा सी बढ़ जाती है। जब रिक नीचे वॉकर्स को देख रहा होता है तभी मोरेलिस उसके पास आया। मोरेलिस ने कहा, वो जो दूर वैन खड़ी हुई देख रहे हो ना, अगर हम वहाँ तक किसी तरह पहुँच गए तो हम बाकी के ग्रुप को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन रास्ते में बहुत ज्यादा वॉकर्स है, सैकड़ों की तादाद में वॉकर्स हमारा मांस खाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए वहाँ जाने का तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन तभी ग्रुप वाले बोलते हैं, हमने नीचे एक सेवरेज लाइन देखी थी, हो सकता है वो सेवरेज पाइप उसी वैन के करीब ही कहीं जाके खुलता हो। ऐसा करने के लिए मोरेलिस और ग्लेन आहिस्ता आहिस्ता करके सेवरेज पाइप लाइन के अंदर चले जाते हैं, जबकि टाशा, एंड्रिया और रिक ऊपर ही थे और उन्होंने टी डॉग को मर्ल की निगरानी पर बिठाया होता है। इधर नीचे मेन एंट्रेंस पर वॉकर्स ने 2 शीशों में से एक ग्लास तोड़ दिया था, बस अब एक ही ग्लास था जिसके सहारे उनकी जान बची हुई है। बातों ही बातों में एंड्रिया रिक से माफी मांगती है और कहती है, मुझे माफ करना, मैं उस टाइम बहुत ज्यादा डरी हुई थी, हमें लगा तुम भी एक खोचू हो और तुम हमारी कोई भी मदद नहीं कर सकते। मगर रिक कहता है, मुझे लगता था कि तुम खोचू हो क्योंकि तुमने अपनी सेफ्टी तो हटाई नहीं थी और गन के ट्रिगर पर भी उंगली नहीं रखी थी। याद रहे, ये दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही, यहाँ सब कुछ कॉन्फिडेंशियल है, यानी अगर तुम्हें किसी को मारना है तो पहले सोचना होगा, अगर तुमने उसे मारने का प्लान बना लिया तो उंगली सीधा ट्रिगर पर होनी चाहिए। तभी सीन कट हुआ और हम देखते हैं मर्ल को, जो टी डॉग को बोलता है, देख मैंने तेरे चेहरे का कितना अच्छा मेकअप किया है, वैसे देखा जाए तो इसी के ही लायक है तू, लेकिन एक बात याद रख, मैंने हर बार पूरे ग्रुप के साथ तेरी भी जान बचाई है, तो इसीलिए वो चाबी मुझे दे दे और मैं आगे से तुझे कभी भी तंग नहीं करूंगा। लेकिन टी डॉग ये अच्छी तरह जानता था कि मर्ल अपनी घटिया आदतों से बाज नहीं आ सकता, इसलिए टी डॉग उसे चुप रहने का कहकर खुद वहीं पर बैठा रहता है। यहाँ सीन कट हुआ और हम देखते हैं ग्लेन और मोरेलिस को, जो अब एक आखिरी पाइपलाइन तक पहुंच चुके थे। वो पाइपलाइन लोहे के बड़े बड़े रॉड से सील कर रखी थी। ग्लेन और मोरेलिस यहाँ से आगे जाने के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उनकी नजर रॉड्स के उस पार एक वॉकर पर पड़ती है, जो बड़े मजे से एक चूहे को खा रहा था। उस वॉकर को देखकर ग्लेन और मोरेलिस की तो मानो फट ही जाती है, इसलिए यहाँ से आगे जाने का तो कोई चांस ही नहीं है। यहाँ हम देखते हैं रिक और एंड्रिया को, जो डर के मारे शीशे के पास गए क्योंकि और उन्होंने देखा कि शीशा अब कुछ ही पलों का मेहमान है और वॉकर्स किसी भी टाइम अंदर आ सकते हैं, इसलिए वो तुरंत ही रूफ टॉप पर जाकर अब वॉकर से बीचों बीच रोड के जरिए से उस वैन तक पहुंचने की कोशिश करने लगे। लेकिन तभी रिक को एक आइडिया आता है, जिसके चलते अभी बिल्डिंग के बाहर मोरेलिस और टी डॉग ने जो 2 वॉकर्स को मारा था, उनकी डेड बॉडी को उठाकर वो बिल्डिंग के अंदर ले आते हैं। फिर एक कुल्हाड़ी की मदद से रिक ने उन सभी वॉकर्स के गोश्त, मांस और हड्डियों को अलग किया और उनके सभी टुकड़ों को अपनी बॉडी पर लगा लिया, ताकि वॉकर्स को लगे कि ये भी उन्हीं जैसे हैं। ऐसा करने के बाद वो वॉकर्स के बीचों बीच जाने को रेडी थे। उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये प्लान वर्क करेगा या नहीं करेगा, लेकिन यहाँ से अगर कुछ देर और ना निकल पाए तो वो पक्का मारे जाएंगे। अब ग्लेन और रिक अपने हाथ में हथियार लिए ज़ॉम्बीज़ जैसी यानी वॉकर्स जैसी हरकतें कर रहे थे और उनका ये प्लान बिल्कुल वर्क कर जाता है। वॉकर्स उन पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ग्लेन की अभी भी फटी पड़ी थी। एक वॉकर रिक के करीब आया, मगर रिक की किस्मत अच्छी थी कि वो इसे पहचान नहीं पाता। वो आहिस्ता आहिस्ता करके अब बस के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन उन दोनों की किस्मत बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि आसमान पर काले बादल मंडराने लगे। जल्द ही बादलों ने बरसना शुरू कर दिया, जिसके पानी की वजह से उनके कपड़ों पर लगा हुआ खून और मांस नीचे गिरने लगता है। बस कुछ ही पलों में वॉकर्स ने उन्हें नोटिस करना शुरू कर दिया, इसीलिए रिक ग्लेन को भागने का ऑर्डर दे देता है। वो दोनों अपने रास्ते में जो कोई वॉकर आता उसे बड़ी मुश्किल से मारकर वैन की ओर भागना शुरू कर देते। भागते भागते आखिरकार वो वैन तक पहुंच जाते हैं और वक्त रहते वो दोनों वैन को स्टार्ट करके वॉकर से काफी दूर आ गए। उन्होंने एक स्पोर्ट्स कार का शीशा तोड़ा और उसे ग्लेन को दे दिया। अब वो दोनों गाड़ियां लेकर अलग अलग हो जाते हैं। दरअसल उनका प्लान था कि ग्लेन उस गाड़ी से वॉकर्स का ध्यान भटाएगा, जिसका फायदा उठाकर पीछे से वैन के अंदर बाकी के ग्रुप वाले चले जाएंगे। जब सभी लोग रूफ टॉप पर उनकी आवाज सुनते हैं तो टीडो के अलावा बाकी के तीनों वैन की ओर निकलने लगे। टीडो ने कहा, हमें मर्ल के बारे में क्या करना होगा? मोरेलिस कहता है, इसने तुम्हारे साथ बुरा किया था तो हम ये तुम पर छोड़ते हैं। टीडो दिल का बहुत ज्यादा अच्छा था, इसीलिए वो काफी हड़बड़ी में आकर मर्ल को चाबी देने जाता है, लेकिन उसका पांव फिसला और चाबी सीधा ड्रेनेज पाइप के अंदर गिर गई। मर्ल टीडो पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ और उसे गंदी गंदी माँ बहन की गालियां देने लगा। टीडो को पता था अगर वो वक्त रहते यहाँ से बाहर ना निकला तो उसकी भी मर्ल की तरह मौत हो जाएगी, इसलिए जाते जाते टीडो मर्ल पर एक एहसान कर देता है। उसने सीढ़ियों
के रूफटॉप का जो दरवाजा था उस पर लॉक लगा दिया ताकि कोई भी वॉकर अंदर ना आ पाए। यहाँ नीचे वक्त रहते रिक वैन को लेकर बिल्डिंग की बैक साइड पर भी पहुंच गया था। बिल्डिंग की मेन एंट्रेंस पर वॉकर्स ने शीशे को चूर चूर कर दिया और वो सब के सब बड़ी तेजी से अंदर आने लगते हैं। लेकिन यहाँ बाकी के ग्रुप वाले रिक के साथ वैन में बैठकर निकल गए, मगर उन्होंने मल को वैसे ही छोड़ दिया। और जब ग्रुप वालों ने टी डॉग से पूछा तो टी डॉग ने कहा, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने चाबी को ड्रेनेज पाइप के अंदर गिरा दिया, लेकिन एक मर्तबा हम बाकी ग्रुप वालों को अपने ग्रुप से मिला दे तो वापस आकर इसे बचा सकते हैं, क्योंकि मैंने रूफ टॉप के दरवाजे पर जंजीरों से लॉक लगा दिया था और कोई भी वॉकर अंदर नहीं जा सकता। फिलहाल उन्हें अपनी जान की परवाह थी, इसीलिए वो सब के सब टी डॉग की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। यहाँ हम देखते हैं ग्लेन को, जो स्पोर्ट्स कार चलाकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में इतनी महंगी और इतनी आलीशान कार कभी नहीं चलाई थी। और इसी के साथ ये पार्ट भी यहीं खत्म हो गया। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।